हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइट वेस्ट एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है, वाइट वेस्ट एकेडमी में हम इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2 द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। इस वीडियो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस से। India is not the only country to have experienced the dominance of one party. Many other parties around the world are example of party dominance. इंडिया एकलौती ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने वन पार्टी डोमिनेंस को एक्सपीरियंस किया था। इवन वर्ल्ड में और भी अदर कंट्रीज थी जहाँ वन पार्टी डोमिनेंस देखा जा रहा था। फॉर एग्जांपल चाइना, क्यूबा एंड सीरिया। यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिट था। और कुछ कंट्रीज लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एरिट्रिया जैसे कंट्रीज के अंदर जो सिंगल पार्टी स्टेट्स थी, सिंगल पार्टी रूल्स था, वो लीगल था ड्यू टू मिलिट्री मेजर्स। इन दोनों केस में सिर्फ एक ही चीज जो है वो डिफरेंट है, वो है कि डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज ensured इन दिस कंट्रीज लाइक चाइना, सीबा एंड कोरिया में वाज बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। यहाँ पर वन पार्टी रूल आया, वो डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आया। बट इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री थी जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेशन होता है, वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर होता है। Many parties consisted in elections of free and fair elections and yet the Congress managed to win election। बहुत सारी पार्टीज ने इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस मैनेज टू विन द इलेक्शन। कांग्रेस इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है बहुत अच्छी तरीके से जीतती है। द रूट ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और इसका रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का, जो रीजन था वो ये था, जो कांग्रेस पार्टी है उनकी जो लेगेसी है वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से लोग जो है उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कांग्रेस को देख रहे हैं एज अ इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के इनहेरिटर के तौर पे लोग यहाँ पर कांग्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के इस वक्त जो कैंडिडेट्स थे वो वही लोग थे, वो वही लीडर थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे आगे बढ़कर हमारे देश की फ्रीडम के लिए फाइट की। तो लोग जो है बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ रिलेट कर पा रहे थे, इस वजह से भी कांग्रेस को काफी अच्छी सक्सेस मिली थी जनरल इलेक्शन के टाइम पे। And by the time of independence, the Congress was transformed into a Congress like social coalitions। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कांग्रेस है वो सोशल लाइक रेनबो कॉलिएशन में ट्रांसफर हो चुकी थी, क्योंकि ये बोल्डली रिप्रेजेंट कर रही थी हमारी इंडियन डाइवर्सिटी को इन द टर्म ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वेरियस इंटरेस्ट्स। आगे हम पढ़ेंगे कांग्रेस से सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। कैसे कांग्रेस का सामाजिक और जो सोचा गठबंधन है वो उनके काम कैसे आता है। कांग्रेस हैड emerged as a pressure group of the intellectual, professional and commercial classes in the 20th century। कांग्रेस जो है वो एज अ प्रेशर ग्रुप emerged हुआ था, एक प्रेशर ग्रुप था जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता था अपनी बातों को मनाने के लिए। यहाँ इसके अंदर काफी इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, कमर्शियल क्लास के लोग जो थे वो उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर थे। ये 20th सेंचुरी की बात है। कांग्रेस पार्टी जो है वो उस टाइम पे डोमिनेट करती थी इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट पीपल्स, अपर मिडिल क्लास पीपल एंड अर्बन अलाइट। कांग्रेस पार्टी की जब शुरुआत हुई तो वो नॉर्मली डोमिनेट हो रही थी बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट। यहाँ पर अपर कास्ट के जो लोग हैं वो ज्यादा थे। अपर मिडिल क्लास और अर्बन अलाइट के जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस लोग जो थे वो कांग्रेस के मेंबर थे। बट विद द every civil disobedience movement it launched its social base widened। और पर जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होता है, कांग्रेस का जो सोशल बेस होता है, जो कांग्रेस का सोशल बेस होता है वो बोल्ड हो जाता है, वो वाइडेंड हो जाता है। It brought together diverse groups whose interests were often contradictory। इसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस के अंदर काफी डाइवर्स ग्रुप जो है वो कांग्रेस का पार्ट बनते हैं, जैसे कि पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डेवलपर्स एंड विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडिल एंड लोअर एंड अपर क्लास कास्ट। और ये सभी जो पीजन, हर कोई लोग, हर किसी लेवल का, हर किसी कास्ट का, हर किसी क्लास का लोग जो है वो कांग्रेस के अंदर उसको उसकी स्पेस मिल रही थी, उसे कांग्रेस के अंदर अपनी जगह मिल रही थी। एंड ग्रेजुअली इट लीडरशिप आल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर विद द रूरल ओरिएंटेशंस। और ऐसे ही कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो भी एक्सपेंड होते हैं। वो अब सिर्फ अपर कास्ट या प्रोफेशनल लीडर से तक सीमित नहीं थे। यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड जो लीडर थे, रूरल ओरिएंटेशन जो लीडर थे, उनको भी लीडरशिप मिलनी शुरू हो गई। By the time of independence, Congress was transformed into a rainbow-like social coalition।
which broadly represent Indian diversity। और जैसे जैसे इंडिपेंडेंस नजदीक आने लगी, कांग्रेस जो है रेनबो बन चुकी थी सामाजिक गठबंधन का, कि यहाँ पर हम हर चीज देख रहे थे। हम यहाँ अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऑनर, लेबर, हम सभी को जो है कांग्रेस के अंदर पा रहे थे। और ये बोल्डली इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा था। मेनी ऑफ दिस ग्रुप मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस। सभी ज्यादातर ग्रुप ने जो है अपनी आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ मर्ज कर ली। वो लोग कांग्रेस के साथ मिल चुके थे। एंड द कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिएशन इन द सेंस दैट इट अकोमोडेटेड रिवोल्यूशनर एंड pacifist, conserve, radical, extremist, moderate, and the right, left, and all shade of the center। इस टाइम पे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी वो इस हद तक एकोमोडेट हो चुकी थी कि यहाँ पर जंग सभी के लिए जंग आती, यहाँ रिवोल्यूशनर के लिए जंग आती, पैसिफिस्ट के लिए जंग आती, कंजर्वेटिव लोगों के लिए जंग आती, रेडिकल के लिए जंग आती, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के लिए भी थी, राइट और लेफ्ट सभी के लिए जंग आती। मतलब जो कुछ हो रहा था वो कांग्रेस के, सब कुछ कांग्रेस के अंदर था। कांग्रेस का अपोजिशन भी कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस के फेवर भी कांग्रेस के अपोजिट था। कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन इन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बन चुका था लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए। उनके जो इंटरेस्ट थे और पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन रही थी कांग्रेस की तरफ से। अब अब इतनी बड़ी पार्टी है, उसी पार्टी के अंदर सब कुछ है, अपोजिशन उसी पार्टी के अंदर है, फेवर, राइट लेफ्ट सभी उसी पार्टी के अंदर है। तो उस पार्टी को मैनेजमेंट का कैसे था, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा था, वो अब हम पढ़ेंगे। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्शन। देखो, द कोलेशन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कांग्रेस गिव इट्स अनयूजुअल स्ट्रेंथ। एक तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो कोलिएशन था कांग्रेस का, उसको उसकी वजह से कांग्रेस को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। एंड इसकी कुछ एडवांटेजेस थे, वो ये थे, द कोलिएशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट्स। एक तो कोलिएशन जो होता था, कोलिएशन के अंदर सभी के लिए जगह थी, कोलिएशन के अंदर सभी के लिए जंग आती। देयरफॉर इट हैज टू बी अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशू। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन ना हो और हर चीज के अंदर बैलेंस बना के चला जाए, हर इश्यूज के अंदर जो है एक बैलेंस को लेकर चला जाए। कॉम्प्रोमाइज और इनकल्सिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ द कोलिएशन। अब इतना सब कुछ है, इतने सारे लोग एक ही चीज के अंदर है, तो कॉम्प्रोमाइज और इनक्लूसिवनेस जो है वो इसका हॉलमार्क बनता है, जिसकी वजह से ऑपोजिशंस को काफी डिफिकल्टी होती है। Compromise and inclusiveness are the hallmark of a coalition. In a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal difference and ambitions of various groups and leaders are accommodated। अब जिस पार्टी के अंदर, जिस पार्टी का नेचर ही गठबंधित है, जिस पार्टी का नेचर ही गठबंधित है, वहां पर टॉलरेंस का होना तो बहुत जरूरी है। तो वहां पर बहुत बड़ी लेवल में ग्रेटर टॉलरेंस होएगा इंटरनल डिफरेंस को, आपसी मतभेद को लेकर। लोगों के जो एम्बिशंस है, लोगों के वेरियस ग्रुप्स के और लीडर्स के जो एम्बिशंस हैं, उनको अकोमोडेट करके चलना था, उनको साथ लेके चलना था। कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और कांग्रेस ने ये चीजें बहुत अच्छे से करी। कांग्रेस ने बैलेंस बना के रखा, कांग्रेस ने इंटरनल डिफरेंस को भी अपने पार्टी के अंदर ही सॉल्व करा, उसे बाहर नहीं आने दिया, लोगों के एम्बिशंस को भी साथ लेकर कांग्रेस चली। और ये सब चीजें इंडिपेंडेंस के बाद भी चालू रही एंड कंटिन्यू दिस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये चीज जो है कांग्रेस जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी चालू रहती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकम अ स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस। और ये जो कोलिएशन था, कमजोरी बनने की बजाय कांग्रेस की स्ट्रेंथ बनती है। मोर ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप टू द न्यूमरस फैक्शंस। बहुत सारी स्टेट यूनिट्स थी जो कांग्रेस की, वो न्यूमरस फैक्शन बनती है। द फैक्शन took different ideological position make Congress appear as a grand centrist part। और जितनी भी आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी, अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस को एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्ट बनाती है। मतलब ये कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर राइट भी कांग्रेस के अंदर है, लेफ्ट भी कांग्रेस के अंदर, अपोजिशन भी कांग्रेस के अंदर, सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही है। कांग्रेस का अपोजिशन भी यहाँ है, कांग्रेस अंदर ही लड़ रही है, कांग्रेस को बाहर नहीं दिखाना पड़ रहा है, तो ये कांग्रेस को बनाती है ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्ट। द अदर पार्टीज primarily attempt to influence these section। और पार्टीज ने भी कोशिश की थी इन फैक्शंस को लेने की, पर thereby indirectly influence policy and decision making from the margins।
द सिस्टम ऑफ एक्शन फंक्शन एज अ बैलेंस मैकेनिज्म विद इन द रूलर पार्टी। अफेक्शन जो सिस्टम था फैक्शन का, वो उसका क्या था, उसका काम यही था कि जो पार्टी का जो है उस मैकेनिज्म को उसको बैलेंस करके चले रूलिंग पार्टी के साथ। पॉलिटिकल कंपटीशन टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंपटीशन भी हो रहा था वो कांग्रेस के अंदर हो रहा था, बाहर नहीं हो रहा था। कांग्रेस को जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कांग्रेस एक्टेड एज बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल अपोजिशन पार्टी। कांग्रेस एक लौती ऐसी पार्टी थी जिसने रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन का काम भी खुद ही किया है आपने। इसी वजह से दैट वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कांग्रेस सिस्टम। इसी वजह से ये जो पीरियड था इसी को कांग्रेस सिस्टम पीरियड भी कहते हैं। एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टीज आती हैं। The root of almost all non-Congress parties can be traced to one or other of the opposition parties of the 1950s। सभी की रूट्स जो है जो नॉन कांग्रेस पार्टीज की उनकी ट्रेस्ड होती है एक से दूसरी पार्टीज की 1950s के दौरान। These parties offered a sustained and often principal criticism of the policies practice of the Congress party। ये जो पार्टी थी ये एक सस्टेन और प्रिंसिपल क्रिटिज्म देती थी जो पॉलिसीज कांग्रेस लेके आती थी। ये इनका काम था क्रिटिसाइज करना, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को दिस कीप द रूलिंग पार्टी अंडर द चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। और ये जो है जो इनका क्रिटिसिज्म था ये जो है रूलिंग पार्टी को हमेशा अंडर चेक रखता था एंड ऑफन चेंज द बैलेंस पावर विद इन द कांग्रेस। और जो बैलेंस था पावर के अंदर कांग्रेस का उसको भी चेंज करता था। In the early year, there was a lot of mutual respect between the leader of the Congress and those of the opposition। कुछ सालों में मतलब अर्ली ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी लीडर्स के अंदर। आज के टाइम पे तुम ये सब चीजें नहीं देख पाओगे, बट उस टाइम पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी लीडर्स के अंदर। कांग्रेस के लीडर्स और अपोजिशन के लीडर के अंदर बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी। दस दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया वाज क्वाइट यूनिक। इसी वजह से जो ये फर्स्ट फेज था डेमोक्रेसी का, फर्स्ट फेज था जो इंडियन पॉलिटिक्स का, वो बहुत ज्यादा यूनिक था। एज एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू अकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट फॉर पॉलिटिकल पावर स्टीडली डिक्लाइन। पर धीरे धीरे जो ये कांग्रेस का अकोमोडेट करने का जो नेचर था, हर चीज को, हर इंटरेस्ट को, हर एस्पिरेशन को अपने अंदर लेके चलने का था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गेन करने लगी और उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी। और इसी तरह से जो कांग्रेस डोमिनेंस था वो सिर्फ एक ही फेज तक रहा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। Thus Congress dominance continuation constitutes only one phase। एक फेज के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट करा इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब अपोजिशन पार्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी को। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी जो है कांग्रेस के अंदर ही बनती है 1934 के अंदर। सीएसपी कांग्रेस के अंदर ही बनती है 1934 के अंदर बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर हु वांटेड मोर रेडिकल एंड एगलिटेरियंस कांग्रेस। उन लोगों के जो यंग लीडर्स थे उनके ग्रुप के थ्रू जो चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो है वो रेडिकली चेंज आए, इगलिटेरियन कांग्रेस बने। In 1948, Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual membership। 1948 में कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, उसमें बदलाव लाया ताकि जो वो रोक सके जो लीडर्स हैं उनको डुअल मेंबरशिप से। दिस फोर्स द सोशलिस्ट पार्टी टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी। इसी वजह से, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से सीएसपी के जो मेंबर्स थे, सीएसपी के जो लीडर्स थे उनको उन्हें रियलाइज हो चुका था कि अब उन्हें अपनी पार्टी को सेपरेट करना होगा और एक सेपरेट पार्टी बनती है, सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1948 के 1948 के अंदर। द सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो सोशलिस्ट थे वो बिलीव करते थे एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर विच डिस्टिंग्विश्ड देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज द कम्युनिस्ट। और यही चीज जो थी, ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जो उनकी आइडियोलॉजी थी, बस यही चीज जो थी वो उसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट से बहुत अलग करती थी। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड। इन लोगों ने जो है कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस जो है वो कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स को फेवर्स करती है और वर्कर और पीजेंट्स को इग्नोर करती है। कांग्रेस जो है कैपिटलिस्ट अपर कास्ट को जो है मेनली जो कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स हैं उनको फेवर कर रही है, लोअर क्लास जैसे लेबर्स और पीजेंट्स हैं उनको इग्नोर कर रही है। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स और
सोशलिस्ट पार्टी में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, वो भी काफी स्प्लिट से गुजरी है, उनका बहुत बार रियूनियन हुआ है एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी सोशलिस्ट पार्टी। इसी स्प्लिट और रियूनियन की वजह से जो सोशलिस्ट पार्टी का बहुत बार जो है नई सोशलिस्ट पार्टीज बननी शुरू होती है, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट प्रटियंत और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब इसका सिंबल जो था वो एक ट्री का था, ये जो है इसका इलेक्शन सिंबल था, और इनके फाउंडर थे वो थे आचार्य नारेंद्र देव, और ये सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बनती है, और जो इसके अदर्स लीडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोस। अगली पार्टी जो हम पढ़ेंगे वो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अर्ली 1920s कम्युनिस्ट ग्रुप emerged in a different parts of India। 1920s की शुरुआत में कम्युनिस्ट ग्रुप emerged होता है इंडिया के बहुत सारे पार्ट के अंदर by taking the inspiration of बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से रशिया से ये इंस्पिरेशन लेते हैं and advocate socialism as a solution to problem affecting the countries। और ये लोग जो है सोशलिज्म को एडवोकेट करते हैं, सोशलिज्म को फेवर करते हैं एज अ सॉल्यूशन, उन सभी चीजों का सॉल्यूशन जो उस वक्त हमारी कंट्री को, जिस प्रॉब्लम से हमारी कंट्री जूझ रही थी, उन सभी चीजों का एक सॉल्यूशन था इन लोगों के मानने से, वो था सोशलिज्म। From 1935, the Communist worked mainly from within the fold of National Congress। 1935 तक जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने कांग्रेस के अंदर तक काम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से साथ मिलकर काम किया। A party of the ways took place in December 1941। पार्टी डिफरेंट अलग होती है कांग्रेस से 1941 में, when the communists decide to support the British in the war अगेंस्ट नाजी जर्मनी। ये चीज जब होती है, जब जो कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोगों का जो ग्रुप होता है, वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो जो है ब्रिटिश को सपोर्ट करेगी, जो वॉर हो रहा था नाजी का जर्मनी में, नाजी के अगेंस्ट जो है कम्युनिस्ट लोग जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टी, द सीपीआई हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेट कैडरे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अनलाइक अदर नॉन, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जो और नॉन कांग्रेस पार्टी थी, उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में जो सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी था, वो काफी वेल ऑयल्ड पार्टी थी। वो उसका मशीनरी और डेडिकेट जो था उस टाइम पे काफी अच्छा था, वो काफी मिलजुल कर अपना पार्टी का काम चला रहे थे। मतलब और पार्टी के सामने जो है कंपैरिजन में देखे तो सीपीआई का जो मैकेनिज्म था पार्टी का लोगों का, वो काफी अच्छा था। The communists believed that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violence uprising in Telangana। और इन ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, इनका मानना ये था कि जो पावर का ट्रांसफर हुआ है 1947 के अंदर, जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, वो सच्ची ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है, वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस। और इसी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस अपराइज भी होता है, इससे वायलेंट एंड अपराइजिंग भी होती है तेलंगाना के अंदर। 1951 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी अबेंडेंड द पार्ट ऑफ वायलेंस रिवॉल्यूशन, और 1951 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वायलेंस का पार्ट छोड़ देती है, वायलेंस को जगा के वायलेंस का पार्ट ये लोग छोड़ देते हैं, पार्ट ऑफ वायलेंट रिवॉल्यूशन, एंड डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब जो है हम लोग जनरल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, और सीपीआई जीतती है 16 सीट, और सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनती है। The party support was more concentrated on आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। जो पार्टी का सबसे ज्यादा सपोर्ट था वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला से आ रहा था। द पार्टी वेंट थ्रू अ मेजर स्प्लिट इन 1954। 1954 के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर बंटवारा होता है, मेजर स्प्लिट होता है इस पार्टी का, मेजर स्प्लिट से गुजरती है पार्टी, फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। आइडियोलॉजिकल रिफ्ट होता है इन लोगों के बीच में, सोवियत यूनियन और आरएसएस और चाइना को लेकर होता है। जो प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड एज सीपीआई, जो लोग सोवियत को, आरएसएस को सपोर्ट कर रहे थे वो सीपीआई में रहते हैं, और जो लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो अपोनेंट बन जाता है, वाइल द अपोनेंट फ्रॉम द सीपीआई। इसका सिंबल था सिकल एंड पैडी, ये जो है इसका सिंबल था। फाउंडर थे एम एन रॉय, 1925 में बने, और जो कुछ और लीडर्स थे वो थे ए के गोपालन, एस ए डांग, ई एम एस नमदोरी, नंबूदिरी पद, नमदूरी, सॉरी सॉरी सॉरी,
EMS, नंबोदरी पद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरिया। अगली पार्टी थी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ lineage was traced back to the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ के जो lineage है वो ट्रेस होता है RSS से और हिंदू महासभा से, जो ये बिफोर इंडिपेंडेंस थे। अभी भी है वो तो। द बीजेपी भारतीय जन पार्टी के जो रूट्स थे वो भारतीय जनसंघा से, बीजेपी के जो रूट्स है वो भारतीय जनसंघा पार्टी से है। इट एम्फाइज्ड the idea of one country, one culture, one nation and believe that the country could become modern। और इनका जो मानना था वो ये लोग बिलीव करते थे एक आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। एक कंट्री, एक कल्चर और एक ही नेशन, दैट एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मोर मॉडर्न। इससे जो है कंट्री मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। द पार्टी कॉल्ड अ रियूनियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान इन अखंड भारत। ये पार्टी ने जो है इंडिया का और पाकिस्तान का रियूनियन भी मांगा था, उसे अखंड इन द नेम ऑफ अखंड भारत। द पार्टी वाज इन फोर फ्रंट ऑफ द एगिएशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी। और जो ये पार्टी थी इनका बहुत बड़ा काम है इस एगिएशन के अंदर, जहां पर इन्होंने डिमांड की थी जो इंग्लिश है उसको हिंदी से रिप्लेस की जाए और इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज मिलती है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश को हटाकर हिंदी रखी जाए एंड वाज आल्सो अपोज द ग्रांटी ऑफ कंसेशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर माइनॉरिटीज। और भारतीय जनसंघ जो है वो इस चीज से भी अपोज कर रही थी, जो कॉन्सेशन मिल रहा था रिलीजन और कल्चर माइनॉरिटीज को, वो इस चीज को भी अपोज कर रही थी और इन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स को एडवोकेट किया था, उसे फेवर किया था। इनका सिंबल दिया था और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। ईयर 1951 था। अदर्स लीडर जो थे वो दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधुवक थे। नेक्स्ट पार्टी है वो स्वतंत्रता पार्टी है। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम अदर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस। ये पार्टी जो है सभी से अलग रही इकोनॉमिक क्राइसिस के मामले में। वांटेड द गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। इनका मानना था जो गवर्नमेंट है उसे कम से कम इन्वॉल्व होना चाहिए इकोनॉमी में। इट बिलीव दैट द प्रोस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। इनका मानना था जो प्रोस्पेरिटी है वो सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम से ही मिलेगी लोगों को हमारी कंट्री के अंदर। एंड वाज क्रिटिसाइज ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ state intervention in economies, centralized planning, nationalization and public sectors। और इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है जो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, जहां गवर्नमेंट घुस रही थी इकोनॉमी के अंदर, सेंट्रलाइज प्लानिंग के अंदर, नेशनलिज्म और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट का रोल था, उन्होंने इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया था। एंड मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन आरएसएस एंड क्लोजर टाई विद यूएसए। इट वाज अगेंस्ट द लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर की लैंड सीलिंग अगेंस्ट थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग और स्ट्रीट ट्रेडिंग के भी ये अगेंस्ट थी। एंड आल्सो अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव टैक्स रिजाइम्स एंड डिमांडिंग डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंस रिजाइम। मतलब जितना भी इकोनॉमिकली जिस चीज के अंदर गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट का जो भी रोल था, गवर्नमेंट का जितना इंटरवेंशन था इकोनॉमिक के अंदर, स्वतंत्रता पार्टी सभी के अगेंस्ट थी, सबको उसने क्रिटिसाइज किया है। इसका सिंबल जो था वो स्टार था। फाउंडर जो थे उसके राजा गोपालचारी थे। 1959 में ये फाउंड हुई है आफ्टर द नागपुर सेशन। द कांग्रेस और नागपुर जो नागपुर रिजोल्यूशन था कांग्रेस का, जिसको लैंड सीलिंग भी बोलते हैं, उसके बाद ये बनी है 1959 में। और जो इसके अदर लीडर थे वो थे सी राजा गोपालचार्य, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मिनो मसानी। इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।